Welcome everyone. NEET Setu is a leading platform where students from reputed medical colleges of India come and share their experiences and their stories about how they prepared for NEET. My name is Anirudh Gupta. I am a student of AIIMS Kalyani and today I am here along with my two friends Shautrik Hi. and Akash, who will be sharing their experiences about how they prepared for NEET in front of all of you. So let's begin. So Shautrik, how are you? I'm fine. You're fine? Had a hectic day? Uh, Right. So could you tell the viewers about how did you manage to study? How did you manage to revise in the last days of this NEET preparation? तो फिर अगर लास्ट 30 डेज का या 35 डेज का बात अगर करें तो फिर इसमें मैक्सिमम बच्चों का क्या होता है कि सिलेबस बहुत बार कंप्लीट हो चुका होता है। हाँ बिल्कुल। तो इसमें हम स्टूडेंट्स को दो हिस्सों में बांट सकते हैं, जिन लोगों का मतलब प्रिपरेशन अच्छा है हाँ और जिन लोगों का प्रिपरेशन थोड़ा सा लो चल रहा है। तो जिन लोगों का प्रिपरेशन अच्छा है तो उन लोगों के लिए सबसे अच्छा जो मैं मानता हूँ, मतलब मैं ऑनेस्टली बात करूंगा तो मेरा प्रिपरेशन अच्छा था, लास्ट 30 डेज में मेरा अच्छा था। तो इन स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिस इज द की पॉइंट। राइट। ज़्यादा से ज़्यादा पेपर देना, अब हम आएंगे कि कितना पेपर देना है उस हाँ, पॉइंट में। हाँ। तो और जिन लोगों का थोड़ा सा लो चल रहा है उन लोगों का रिवीजन। तो वी ऑल नो दैट एनसीईआरटी इज द कोड, Gold standard. इज द बाइबल ऑफ बाइबल ऑफ कोर्स। NEET। सब लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी इज द गोल्ड स्टैंडर्ड, उसी को फॉलो करना चाहिए। उसी को बार बार रिवाइज करना। बिल्कुल बिल्कुल। सो कई सारे लोग हमारे बीच यहाँ होंगे जिनका सिलेबस या तो पूरा हो गया होगा या जस्ट होने ही वाला होगा, तो उनके लिए ये टिप्स काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। साथ ही इस बारे में भी बात करनी चाहिए कि अपनी हेल्थ को कैसे कंट्रोल में रखा जाए, क्योंकि लास्ट का टाइम है, सब लोग बहुत स्ट्रेस में हैं, कोविड का भी टाइम चल रहा है। सो इट्स एपरेंट कि हमारे दिमाग पे, हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एप्रीहेंशंस होंगे। सो ये सब हमारी मेंटल हेल्थ को स्पेशली बहुत नेगेटिवली अफेक्ट कर सकते हैं। सो आकाश, आपने कैसे अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छे स्टेटस में रखा था इस तरह? देखो यार, लास्ट का मंथ है तो टेंशन तो होगा ही, सबको होता है, हमें तो बहुत होता था। तो एक काम सब कर सकते हैं कि प्लान बना सकते हैं अच्छा सा। अगर प्लान सही हो ना तो फिर लगता है कि आगे बढ़ रहे हैं, मतलब पीछे नहीं छूट रहे हैं। तो पहले तो प्लान एक अच्छा बनाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि उसके बाद पता चलता है कि हम मतलब आगे ही बढ़ रहे हैं। हाँ। तो ज़्यादा टेंशन नहीं होता इसमें। तो प्लान के हिसाब से चलना चाहिए थोड़ा सा। और डेली तो हालत सही नहीं रहेगा, कुछ दिन होगा जिसमें तबीयत खराब होंगे और थोड़ा सा एंग्जाइटी होगी ज़्यादा। हाँ। तो उस हिसाब से अगर हम एक वीकली प्लान बना ले तो फिर 1-2 दिन अगर ऑफ भी हो जाए तो फिर बाकी 4-5 दिन हम पढ़कर उसको कोप अप कर सकते हैं। तो मैंने वही किया था कि क्योंकि मेरा तो डेली शेड्यूल कुछ सही नहीं था तो मैं वीकली शेड्यूल बनाता था। अगर 1-2 दिन ऑफ भी हो जाए तो फिर भी मैं कोप अप कर लेता था। जैसे शौत्रिक ने बोला कि मेरा भी प्रिपरेशन अच्छा था, तो लास्ट के महीने में मेरा यही टारगेट था कि मैं कैसे अच्छे से रिवीजन कर सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा पेपर अटेंड कर सकूं। तो मैंने वही प्लान बनाया था। मेरे प्लान के अंदर बस रिवीजन होता था और प्रीवियस ईयर पेपर होते थे थोड़ा सा, और आलेन आकाश इनके जो क्वेश्चन होते हैं वो होते थे, और वही कोशिश करता था मैं। जब तुम मतलब जितना तुम कंप्लीट कर सको ना, उसके बाद मोटिवेशन अच्छा आता है। तो जितना एक्शन ब्रिंग्स मोटिवेशन, जितना तुम करते रहोगे वैसे मोटिवेशन भी आएगा और स्ट्रेस भी कम होता रहेगा। वही है। तो बिल्कुल। जैसे हेल्थ आकाश, के बारे में अगर बात हो रहा है तो मैं थोड़ा सा एक स्टोरी थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ। हाँ। मेरा एक फ्रेंड का स्टोरी। तो मेरा एक दोस्त था जो मेरे साथ ही आकाश में पढ़ता था। तो हम दोनों का प्रिपरेशन लेवल ऑलमोस्ट बहुत अच्छा था, दोनों का ही प्रिपरेशन लेवल अच्छा था। तो क्या हुआ कि हम दोनों अच्छे से प्रिपेयर किए, वो अपना हेल्थ सही से मेंटेन नहीं करता था। मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ वो मतलब थोड़ा सा नाइट आउट तरीके का था और मेंटेन नहीं करता था। तो एग्जाम डे में क्या हुआ, 13 सितंबर याद है मुझे एग्जाम था हमारा। तो 13 सितंबर मैं एग्जाम देने के बाद उससे पूछा कि एक पेपर कैसा गया। तो उसने बोला कि मेरा सुबह से वॉमिटिंग हुआ, नोजिया का प्रॉब्लम हुआ, मेरा बहुत खराब गया है। तो उसके बाद जब रिजल्ट निकला तो उसका 320 मार्क्स आया था।
बेसिकली हिज पेपर वॉज टोटली ruined. तो हेल्थ का इम्पोर्टेंस आप अभी समझिए कि बहुत इम्पोर्टेंट है. लास्ट 30 डेज 35 डेज इसमें बिल्कुल मेंटल और फिजिकल हेल्थ सही से रखना है. कोविड का टाइम है तो मेंटल हेल्थ थोड़ा सा डिसरप्टेड है, तो एक्सरसाइज भी करना चाहिए. और मेंटल फिजिकल हेल्थ दोनों एक साथ रिलेटेड है और उसके साथ स्टडीज भी रिलेटेड है. अगर स्टडी अच्छा होगा तो फिर मेंटल हेल्थ भी अच्छा रहेगा, नींद अच्छा आएगा, और नींद अच्छा होगा तो स्टडीज भी अच्छा होगा. तो लॉन्ग टर्म रिटेंशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिजिकल मेंटल हेल्थ का इंपॉर्टेंस समझिए और उसको मेंटेन कीजिए. और यार मतलब मेरा भी रिग्रेट है क्योंकि मेरा भी मेंटल हेल्थ मुझे लगता है अब कि सही नहीं था बिल्कुल, क्योंकि एग्जाम के पिछले दिन ही मैंने सोया ही नहीं था मैं टोटल. तो होता है, ये होता है, मतलब पार्ट ऑफ प्रोसेस है, सबका होता है. तो इसमें ज्यादा फील नहीं करना है कि मेंटल हेल्थ खराब हो रहा है, कि थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है. सबके साथ होता है, स्ट्रेस सबके साथ होता है. थोड़ा सा मतलब लाइटली लो, जो कि मैं नहीं ले रहा था, तो मैं बोल रहा हूँ वही कि थोड़ा सा लाइटली लो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है. एग्जाम ही है, 1 महीने है तुम्हारे पास, थोड़ा अच्छे से प्लान कर लोगे तो 1 महीने में आराम से 300 घंटे निकल जाएंगे, कुछ भी कर सकते हो. तो ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है. हाँ, आफ्टर ऑल 2 साल भी तो तुमने काटे ही है, चाहे जैसे भी करके. सो इट्स जस्ट द लास्ट सेगमेंट ऑफ द रेस. सो अपने आप को कंट्रोल में रखना और अपने आप को स्टडी माइंड से प्रिपेयर करना, यही सबसे इम्पोर्टेंट है इस लास्ट के फेज में. सो शौत्रिक, तुम बताओ कि प्रीवियस ईयर पेपर्स की जहाँ तक बात आती है, तो from what all sources were you downloading and reviewing these previous year papers, and on what frequency were you attempting these papers? Now, in case of solving previous year papers, I had 2 strategies. When the exam was far away from, so that time I used to solve chapter wise. I had a book. I used to prefer Aryan for the 31 years NEET chapter wise, topic wise paper. But when exam was approaching, so I started solving year wise. Right. So ऐसे मेरा 2 टाइम सॉल्व हो जाता था. हाँ. तो मैं इसलिए ये करता था क्योंकि मुझे पता था कि नीट में 15 to 20% क्वेश्चंस ऐसे ही, मतलब डायरेक्टली रिपीट ना हो तो उसके कॉन्सेप्ट से आ जाता है. बिल्कुल. तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना. तो इसलिए जितना बार कर सको करो, और हर किसी का कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखो कि किस कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ था. बिल्कुल, मैंने भी ये बात नोटिस की है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स जितने मैंने करे हैं उन सब में जो बेसिक ट्रेंड है वो मोर और लेस सेम ही रहा है. यानी कि द टाइप ऑफ क्वेश्चन विच यू कैन एक्सपेक्ट इज मोर और लेस द सेम. सो प्रीवियस ईयर पेपर्स स्पेशली जो आपके बुक्स में पब्लिश्ड हैं उनको अच्छे से सॉल्व करना, समझना, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मैंने भी वही किया था यार, मतलब हाँ. तो आखिरी टाइम में तुम लोग एक बार तो सबने किया होगा, जिसका प्रिपरेशन ठीक होगा तो एक बार तो सबने अटेम्प्ट किया होगा प्रीवियस ईयर पेपर. तो मैं क्या करता था, जो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं करता था, मैंने बस कुछ प्रॉब्लम सिलेक्ट कर लिए थे प्रीवियस ईयर पेपर से जहाँ पे मेरा मिस्टेक हो रहा था, और मैंने लिख लिया था कि यहाँ पे मेरा ये मिस्टेक हो रहा है. और मैंने और एक बुक बनाया था मैंने, छोटा सा नोट, जिसमें लिखा था कि मतलब फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला ज़्यादा आ रहा है. जैसे कि EMI और मैग्नेटिज्म में तुम लोग देखोगे, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट में थोड़ा सा मतलब फॉर्मूला के एप्लीकेशन में प्रॉब्लम होता है थोड़ा सा. तो वहाँ मैंने बनाया था एक फॉर्मूला का नोटबुक और कैसा उसका एप्लीकेशन होता है. तो क्योंकि तुम्हारे पास भी टाइम है और एक बार कंप्लीट भी हो सकता है, हो चुका है तुम्हारा, तो तुम लोग वो कर सकते हो. मतलब आराम से 4-5 दिन बैठो, प्रीवियस ईयर के पेपर और एक बार कर लो, उसमें से जो प्रॉब्लम हो रहा है तुम लोग को उनको काउंट कर लो. क्योंकि नीट के पेपर तुम भी उठा के देखोगे ना तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बहुत कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं. डायरेक्ट रिपीट ना हो तो फिर कॉन्सेप्ट बहुत रिपीट होते हैं, फिजिक्स में भी. तो वो सही रहेगा बिल्कुल. और केमिस्ट्री के तो इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन. तो हाँ, बहुत फायदा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में. हाँ बिल्कुल. और हियर आई वांट टू ऐड वन पॉइंट कि 2005 के बाद तो थोड़ा सा सिलेबस चेंज हुआ है, तो फिर हाँ, अभी जो एग्जाम आ रहा है सामने, तो फिर 2005 के बाद वाला पेपर को ज्यादा इम्पोर्टेंस है. 2006 से जो 2020 का जो पेपर है उसी पैटर्न के ऊपर ही आएगा. तो और 2005 वाला पेपर अगर टाइम मिले तब देखना, 5 के पिछले वाला जो पेपर. हाँ, क्योंकि प्रीवियस जो था उसमें बायोलॉजी का सिलेबस भी अलग था पूरा. तो ज्यादा पीछे तुम जाओगे ना तो क्वेश्चन अलग आएंगे पूरा. तो 2005 के बाद बात सही रहेगा बिल्कुल. हाँ, और जैसा कि उन्होंने कहा कि 2005 या 2010 के बाद जो क्वेश्चन सेट हो रहे हैं उनका जो बेस है वो NCERT है. यानी NCERT पे डिपेंडेंस विद टाइम इंक्रीज होती ही जा रही है. सो आई डोंट थिंक कि इस टाइम पे आके NCERT के अलावा स्पेशली फॉर बायोलॉजी
कुछ और पढ़ना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? या बायोलॉजी में तो ऑलमोस्ट 95 to 98% क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आ जाता है। डायरेक्ट। तो इसमें एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे लास्ट कुछ दिनों में, तो फिर सबका स्ट्रेटेजी अलग होता है। तो मैं अपना एक थोड़ा सा स्ट्रेटेजी शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने लास्ट स्टेज में कैसे अप्रोच किया था। एनसीईआरटी तो ऐसे ही मैं बहुत बार पढ़ चुका था, तो फिर भी एनसीईआरटी एक ऐसा मैजिकल किताब है ना, जितने बार पढ़ो ना उतने बार कुछ अलग कॉन्सेप्ट, कुछ अलग लाइंस मिलता है। तो वो सब लाइंस भी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है उससे कुछ क्वेश्चन फॉर्म हो जाए। तो मैंने क्या किया था कि एनसीईआरटी को लेकर फिर से एक बार बैठा था और एक एक लाइन पढ़ते पढ़ते जो मुझे लग रहा है कि मुझे छूटा है उस पॉइंट को मैं लेकर मैं अपना एक छोटा सा नोट बनाया था। उस नोट में मैं बस शॉर्ट करके लिख देता था। तो इसमें क्या होता है कि मेरा जो छूटा है वो वाला पार्ट मैं एग्जाम के जस्ट पहले देख के जाऊँ तो फिर मेरा एक कंप्लीट एनसीईआरटी का रिवीजन हो जाता है। कुछ तो मैंने ऑलरेडी किया है, जो छूटा है वो भी हो गया, तो एक कंप्लीट एनसीईआरटी का रिवीजन हो गया। तो ऐसा स्ट्रेटेजी मैं बायोलॉजी में लिया था। सही है, मतलब हाँ बायोलॉजी में तो तुम्हें बिल्कुल एनसीईआरटी में ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि लास्ट के 2 ईयर के पेपर देखोगे तो 100% आ रहे हैं, तो बिल्कुल एनसीईआरटी से ही आ रहे हैं क्वेश्चन। तो अगर तुमने कहीं पे मार्क करके रखा है, मुझे लगता है अगर फिजियोलॉजी जो था थोड़ा सा ह्यूमन फिजियोलॉजी, उसका अगर कुछ मार्क करके रखा है आलेन वाले में तो वो पढ़ लो, बाकी तो सब साइड करके लिख लो, बाकी कोई जरूरत नहीं बायोलॉजी के लिए। और हाँ बायोलॉजी में तो तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। मुझे तो मतलब इतनी बार पढ़ लिया था मैंने, तो एनसीईआरटी लास्ट के मोमेंट में बोरिंग लग रहा था बहुत। तो तुम लोग ऐसे कर सकते हो कि एक चैप्टर को ओवरलुक करके उसको एक छोटा सा पन्ने में लिख सकते हो एक ही पेज में। तो मैं वही करता था कि एक चैप्टर अच्छे से पढ़ लेता था और एक बार, और मैं एक्टिव रिकॉल करने की कोशिश कर रहा था। तो एक्टिव रिकॉल एक बहुत बढ़िया टेक्निक है। तुम लोग क्या कर सकते हो, अगर चैप्टर पढ़ने का ज्यादा दिन नहीं कर रहा तो रिकॉल करो, पढ़ा हुआ है 2-3 बार तो रिकॉल करके एक पेपर पे लिख लो, फिर चैप्टर देखो कि क्या छूट गया मेरे से, जो छूट गया है उसको फिर से लिख लो और उसको एक बार और देख लो। तो इसमें से चैप्टर बहुत अच्छे से रिकॉल भी हो जाता है। और ज्यादा मूड नहीं कर रहा तो फिर तुम यूट्यूब पे ढूंढ लो, तुमको मिल जाएगा 1 day 1 चैप्टर वाला वीडियो, वो आराम से कान में लगा के सुन लो, कोई नहीं, एक ही बात है, जैसे तुम्हें अच्छा लगे, पढ़ने में अच्छा लगे या फिर सुनने में, रास्ता बहुत है। So, हाँ बात ओवरऑल यही रहती है कि आपने एनसीईआरटी पे बहुत अच्छे से फोकस करना है, स्पेशली इस लास्ट के टाइम्स में। सो ये तो बात हुई बायोलॉजी की। सो व्हाट अबाउट फिजिक्स, क्या वो भी एनसीईआरटी सफिशिएंट है? फिजिक्स तो यार एनसीईआरटी से ज्यादा तो एनसीईआरटी तो मतलब तुम पढ़ के एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं थोड़ा, पर एनसीईआरटी पूरा पढ़ के ज्यादा तो एक में समझ नहीं आता, क्योंकि थियोरेटिकल है बहुत एनसीईआरटी, और थ्योरी के क्वेश्चन नीट में इतना ज्यादा आते भी नहीं। तो तुम्हें तो फिजिक्स में मेन प्रॉब्लम प्रैक्टिस पर ही ध्यान देना है। एनसीईआरटी में 2 चीज तुम्हें देखना चाहिए, एक होता है समरी और आखिरी में होता है पॉइंट्स टू पॉन्डर वाला, और जो ग्राफ्स होते हैं। इस बार भी एक ग्राफ आया था बिल्कुल डायरेक्ट। तो तुम्हें 3 चीजों में फोकस करना चाहिए जो एनसीईआरटी पे, डायग्राम पहला, दूसरा समरी, तीसरा पॉइंट्स टू पॉन्डर। इनमें से ही क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि जब एम्स था तो पॉइंट्स टू पॉन्डर से गारंटेड क्वेश्चन आते थे हर बार। तो इन्हीं 3 चीजों को देख लो। बाकी एनसीईआरटी से मुझे नहीं लगता प्रॉब्लम भी सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा टफ भी होता है कुछ प्रॉब्लम, और लास्ट मोमेंट में टाइम भी नहीं होगा तुम लोगों को। तो तुम लोग तो मेनली पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर फोकस करो और उस पर कॉन्सेप्ट बिल्ड करो, क्योंकि तुम्हारा 50% क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। और बाकी अगर तुमने किया होगा अच्छे से कुछ बुक से, तो तुमने अगर किसी भी क्वेश्चन को मार्क किया होगा जो तुमसे गलत हुआ होगा, तो वो एक बार देख लो। आखिरी के मोमेंट में वही काम आता है। और तुम्हें तो पेपर सॉल्व करना है, लास्ट 15 दिन, लास्ट 10 दिन 10-15 पेपर कर लोगे तो वहां से हो जाएगा तुम्हारा, आसपास हो जाएगा 450-500 क्वेश्चन। और 450-500 क्वेश्चन मतलब कम से कम 100 कॉन्सेप्ट, तो कहाँ से आएगा और ज्यादा क्वेश्चन। यहाँ से 100 कॉन्सेप्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 100 कॉन्सेप्ट, 200 कॉन्सेप्ट आ गए तुम्हारे, तो हो जाता है। और जो चैप्टर अगर तुम्हें किसी भी चैप्टर वीक लग रहा है और अब टाइम है, तो 1-2 दिन उसको दे दो पहले, बाकी फिर से कंटिन्यू करो सब चैप्टर का रिवीजन। फिजिक्स तो ऐसे ही किया था मैंने। एनसीईआरटी का अभी थोड़ा सा क्या हुआ कि एनसीईआरटी का थियोरिटिकल वेटेज बढ़ गया है। जैसे कि आकाश ने कहा कि प्रॉब्लम सॉल्व करना है, बेसिक स्ट्रेटेजी वही है कि प्रॉब्लम ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करना है। लेकिन अभी 2019 या फिर 2020 का अगर पेपर उठा ले, बेसिकली 2020 का, इसमें एनसीईआरटी का थियोरिटिकल वेटेज थोड़ा सा बढ़ा है पहले से। तो फिर इसमें क्या है कि थियोरिटिकल जो चैप्टर्स है, जैसे कि सेमीकंडक्टर्स, जैसे कि क्लास 11th का प्रीवियस वाला कुछ चैप्टर्स है, उसमें क्वेश्चन आ गया था इस बार। तो वो सब चैप्टर में क्या कि थोड़ा सा एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ लेना है, पूरा चैप्टर, मतलब पूरा बुक पढ़ने को नहीं बोल रहा हूँ, कि आप लोग थोड़ा सा वो सब चैप्टर्स का पूरा पढ़ लीजिए। और बाकी चैप्टर्स का जैसे आकाश ने बोला कि समरी पढ़ना है, पॉइंट्स टू पॉन्डर पढ़ना है। और आई वुड से कि इवन जो आपके बॉक्सेस होते हैं, जो ब्लू बॉक्सेस होते हाँ, हैं बीच हाँ, बीच में, हाँ, बिल्कुल, उसमें से भी काफी क्वेश्चंस बन सकते हैं, बिकॉज वो पूरे थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं
और वो इम्पॉर्टेंट भी है। तो ब्लू बॉक्सेस को डेफिनेटली आप फ्लिप ओवर कर लेना। ऑफ कोर्स ये सब तब जब आपने प्रीवियस ईयर कर ली हो एक बार अच्छे से। एनसीईआरटी फिजिक्स के केस में तभी पढ़नी चाहिए जब एक बार आपने कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लिए हों, प्रीवियस ईयर सारे लगा लिए हों, तब आपको अपने थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पे वर्क करने के लिए एनसीईआरटी को रेफर करना चाहिए फॉर फिजिक्स। सो थियोरिटिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं लास्ट के कुछ दिन एक बुक रेफर किया था। अगर तुम्हारे पास है तो वो आप नहीं तो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। नहीं तो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। तो एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स नाम का फिजिक्स का एक बुक आता है, उसमें एमटीजी का, तो उसमें थियोरिटिकल क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया रहता है। मतलब अगर एनसीईआरटी पढ़ने का मन भी नहीं है, थोड़ा सा वो सब क्वेश्चंस भी थोड़ा सा देख लेंगे तो फिर इसी से बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। अगर तुम्हारे पास या दोस्त के पास किसी के पास जीआरबी का है, जीआरबी में पहले 50-60 क्वेश्चन बिल्कुल थियोरिटिकल थे, और थियोरिटिकल मतलब ज्यादा थ्योरी नहीं, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल नहीं, तो वो करने में मजे भी आते हैं और थ्योरी सारे रिवाइज भी हो जाते हैं, तो वो भी देख सकते हो यार। सही है। और जैसे कि सौथिक ने बोला सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिज्म, ये तो देखना चाहिए तुम एनसीईआरटी से, क्योंकि थियोरिटिकल चैप्टर है और सेमीकंडक्टर छोटा सा चैप्टर है और 2 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं उसमें से, तो बिल्कुल देख सकते हो यार। मैग्नेटिज्म में बेसिकली जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाला चैप्टर है, उसमें थियोरिटिकल क्वेश्चन बहुत आता है, तो ये भी देख लेना चाहिए पूरा एनसीईआरटी। और एक पॉइंट पे मैं बात करना चाहूँगा कि आप मैंने मतलब बहुत सारे लोग आप में से कोचिंग में जाते होंगे, ट्यूशन्स में जाते होंगे, सो वो वहाँ पे बहुत सारा मटेरियल ऐसा प्रोवाइड करते हैं जो इस पॉइंट पे यूज़फुल नहीं है। लाइक बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो पहले 1900s में कभी आईआईटी में आए हैं, कभी एम्स में आए हैं, और वो अपने आप में ही एक टाइप है क्वेश्चंस का। तो दोज क्वेश्चंस यू शुड एक्चुअली अवॉइड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। देयर इज नो पॉइंट ऑफ वेस्टिंग 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, इवन आवर्स लग जाते हैं कभी कभी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। सो दैट ब्लंडर यू शुड नॉट डू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज आपको अभी उसी में फोकस करना है जिसका प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है आने का, एंड दैट इज प्रीवियस ईयर। सो आई थिंक काफ़ी हमने चर्चा कर ली एंड काफ़ी आइडिया लग गया होगा आपको कि कैसे लास्ट के टाइम में रिवाइज करना है एंड कैसे आगे बढ़ना है। सो आई थिंक मैं लास्ट में एक ही बात बोलना चाहूँगा, तुम लोग मतलब ये काम कर सकते हो कि 3P वाला स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो। पहले तो प्लान करो, फिर उसके बाद प्रॉब्लम देखो तुम्हें कहाँ हो रहा है, फिर प्रैक्टिस करो। यही तीनों ही चीज़ें सारे, तो तुम्हें अच्छा सा मुझे लगता है कि स्ट्रक्चर, जैसे एक था ना अब्राहम लिंकन का कोट कि अगर तुम्हें टाइम मिले तो मैं मेरा 90% दूंगा प्लान करने में, बाकी 10% उसके बाद ऐसे ही कुछ था। तो तुम लोग पहले अपना प्लान अच्छे से सही कर लो यार, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तुम अगर प्लान भी नहीं रहोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे? बाकी तुम्हें पता चलेगा लास्ट में कि प्लान मतलब बहुत कुछ बच गया। तो 15-20 दिन का प्लान कर लो जिसमें तुम्हें रिवाइज करना है, और आखिरी के 10 दिन में तुम्हें पेपर सॉल्व करना है। पेपर तो सॉल्व करना मस्ट है, क्योंकि बहुत फायदा होता है, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो जाता है पेपर सॉल्व करने से, बाकी कोई रास्ता नहीं है। और नीट के क्वेश्चन जैसे इजी आते हैं तो मेन दिक्कत होता है टाइम मैनेजमेंट में, जो कि पेपर सॉल्व करके ही होगा, बाकी कोई रास्ता नहीं है। जैसे कि बिल्कुल सबने किया है, हम तीनों ने, मुझे पता है सोत्री में किया होगा। बेसिकली क्या करता है कि स्पीड एंड एक्यूरेसी को चेक करता है। हाँ, तुम्हारा आईक्यू पावर को उतना ज्यादा चेक नहीं करता, स्पीड एंड एक्यूरेसी को ज्यादा चेक करता है। वही तो तो शास्त्री ने शुरू में भी कहा कि प्लानिंग इज द की। एक बार आपने प्लान कर लिया, आपका 50% जॉब वहीं पे खत्म है। सो आई थिंक इन्हीं पॉइंट्स के साथ हम सेशन वाइंड अप करते हैं। सो थैंक यू शास्त्रिक, थैंक यू फॉर कमिंग। आपने अपना बहुत टाइम निकाला, एंड यू नो मेडिकल कॉलेज है तो काफ़ी सारे काम हमारे चलते रहते हैं। सो काफ़ी सारे टेस्ट हैं, सेमेस्टर्स हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर कमिंग। थैंक यू यार। थैंक यू। हाय गाइस। सो कैसा लगा आपको ये वीडियो? आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो नीट से टू बेसिकली एक इनिशिएटिव है जिसमें स्टूडेंट्स फ्रॉम रेप्यूटेड मेडिकल कॉलेजेस ऑल अक्रॉस इंडिया एक साथ आए हैं और जिन्होंने आपके लिए अपने व्यूज़ शेयर किए हैं। सो दिस वाज वन सच वीडियो। नीट सेतु के प्लेटफॉर्म में 1-to-1 इंटरेक्शन देते हैं हम लोग। वीडियो कॉल होता है ज़्यादातर, तो बातें होती है, पर्सनल डाउट कुछ क्लियर करते हैं, और बहुत दिक्कत होती है लास्ट महीने में, तो वो थोड़ा सा अच्छा होता है वहाँ पर। और आ जाओ यार, बहुत बच्चे हैं ऑलरेडी, तो सही है। तो हमारे टाइम में तो ये सब नहीं हुआ करता था कि रिसेंटली पास आउट मेडिकोस 1-to-1 इंटरेक्शन करे। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा, तो आई डेफिनेटली वुड लाइक टू रिकमेंड दिस प्लेटफॉर्म। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड गो चेक इट आउट। एंड और बाकी हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे पेज भी है, वहाँ पे भी आ जाओ। कहीं भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। बाकी ऑल द बेस्ट गाइस। ऑल द बेस्ट All the गाइस। best. टेक केयर।